नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने प्रस्तावना को एक अलग ही तरीके से पढ़ा दोस्तों। आज प्रस्तावना की हमारी लगभग 7वीं क्लास है और आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रस्तावना के महत्व के बारे में कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका क्या महत्व है, प्रस्तावना की क्या क्या विशेषता है, क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना की विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञों ने क्या क्या आलोचना करी, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। कौन से वाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना और कौन से वाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, ये सारी चर्चा इनके बारे में हम दोस्तों चर्चा करेंगे। और कौन से इतिहासकार ने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में क्या क्या कहा, क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का आभूषण है, क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय राजनीतिक जो विशेषज्ञ है उनका दीर्घकालिक सपनों का विचार है दोस्तों। इसके बारे में हम बात करेंगे कि प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा, प्रस्तावना है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों उसके बारे में हम बात करेंगे आज हमारी प्रस्तावना की लास्ट क्लास होगी दोस्तों और लंबी क्लास होने वाली है। आराम से पढ़ना है आपको और आराम से एक एक चीज को समझते हुए चलना है दोस्तों। हम एक एक चीज को समझेंगे दोस्तों। हेडिंग डाल लो प्रस्तावना। प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा। और ये भारतीय संविधान की क्या है दोस्तों? आधारभूत तथा कार्य प्रणाली और राजनीतिक मूल्यों पर आधारित है। कौन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों। के एम मुंशी ने, किसने? के एम मुंशी ने दोस्तों इसे भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा दोस्तों। क्या कहा? राजनीतिक कुंडली। किसने कहा? राजनीतिक कुंडली। ये किसने कहा दोस्तों? के एम मुंशी ने कहा। किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा। और इसके बाद में सर अल्लादी, किसने? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा दोस्तों? ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय राजनीतिक विशेषज्ञों का दीर्घकालीन दीर्घकालीन सपनों का विचार है। क्या है? दीर्घकालीन सपनों का विचार है दोस्तों। क्या है? दीर्घकालीन सपनों का विचार है दोस्तों। पंडित ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने क्या कहा कि यह भारतीय संविधान का आभूषण है। क्या है? यह भारतीय संविधान का आभूषण है। क्या है भारतीय संविधान का आभूषण? प्रस्तावना भारतीय संविधान का आभूषण है दोस्तों। एक बार हम इन सारे बिंदुओं को लिख लेते हैं, इसके बाद में हम दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके महत्व को समझेंगे कि उनके महत्व के कौन से प्रमुख बिंदु है उनको हम 1 2 3 4 लगा के पूरे 5 6 बिंदु है उनको समझेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कि कौन से क्या प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया जा सकता है और कौन से वाद में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। अब आप लिखना स्टार्ट करो। ये आपको समझ में आ गया होगा। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा दोस्तों प्रस्तावना के बारे में? कि यह दीर्घकालीन सपनों का क्या है? विचार है। और के एम मुंशी ने क्या कहा? कि यह राजनीतिक कुंडली है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा दोस्तों भारतीय संविधान को? कि यह भारतीय संविधान का क्या है? आभूषण है। प्रस्तावना को क्या कहा? कि यह भारतीय संविधान का आभूषण है। क्या है? आभूषण है। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम इसको लिखते हैं दोस्तों एक अच्छे तरीके से। लिखना स्टार्ट करो दोस्तों। प्रस्तावना
प्रस्तावना को भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसमें भारतीय संविधान के आधारभूत दर्शन कार्यप्रणाली और राजनीतिक मूल्यों का वर्णन है। किसका वर्णन है दोस्तों? राजनीतिक मूल्यों का वर्णन है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा। क्या कहा दोस्तों? राजनीतिक कुंडली। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा। ये लिखो दोस्तों। क्या कहा दोस्तों? दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा। किसको? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। देखो दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। इसमें भारतीय संविधान के आधारभूत दर्शन, कार्यप्रणाली और राजनीतिक मूल्यों का क्या है दोस्तों? वर्णन है। क्या है? वर्णन है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा दोस्तों? राजनीतिक कुंडली क्या कहा? क्या कहा? राजनीतिक कुंडली का। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार का। जैसे हम बहुत लंबे समय से किसी चीज को देख रहे हैं दोस्तों, उसका हमारे दिमाग में विचार चल रहा है, हम सपना देख रहे हैं कि हम अपने लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जो हमारे जो देश के अंदर ये व्यवस्था है उसके अंदर होगी। ये हमारे क्या है? दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये किसमें जोड़ा? हमने ये प्रस्तावना के अंदर जोड़ा था दोस्तों। ये और ये बात किसने कही थी दोस्तों? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कही थी दोस्तों। जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। जल्दी लिखो दोस्तों, कुछ ही सेकंड का समय है आपके पास में।
देख लिया दोस्तों, एक बार वापस देख लो। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है दोस्तों? आत्मा कहा जाता है। इसमें भारतीय संविधान के आधारभूत दर्शन, कार्य प्रणाली, राजनीतिक मूल्यों का क्या है? वर्णन है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा दोस्तों? राजनीतिक कुंडली का। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा दोस्तों। क्या कहा? दीर्घकालीन सपनों का विचार। एक लाइन और इसमें लिख लो दोस्तों, उसके बाद में प्रस्तावना के महत्व को समझते हैं हम। पंडित ठाकुर दास भार्गव, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आभूषण कहा। क्या कहा? भारतीय संविधान का आभूषण का दोस्तों, इसको लिख लो। इसके बाद में हम समझते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व को समझते हैं दोस्तों। प्रस्तावना का महत्व। देख लिया दोस्तों। अब देखो प्रस्तावना के महत्व में सबसे पहला बिंदु कौन सा आता है दोस्तों? ये देखो, ये भारतीय संविधान के स्वरूप और कार्य प्रणाली तथा राजनीतिक व्यवस्था तथा भावी भारत के दर्शन का क्या करती है? सचित्र वर्णन करती है। क्या करती है दोस्तों? भावी भारत के स्वरूप का क्या करती है दोस्तों? चित्रित वर्णन करती है। और क्या क्या करती है दोस्तों? ये भारतीय संविधान के स्वरूप का भारतीय संविधान के स्वरूप, कार्य प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ भावी भारत के स्वरूप को से चित्र वर्णन करती है। कौन करती है? प्रस्तावना करती है दोस्तों। और जब भी सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट मतलब न्यायपालिका अपने न्याय संगत निर्णय देती है दोस्तों, तो उसमें क्या किसकी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? प्रस्तावना की भाषा का इस्तेमाल करती है दोस्तों। कौन? सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका न्याय निर्णय करते समय प्रस्तावना की भाषा का क्या करती है? भाषा का प्रयोग करती है दोस्तों। कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट करती है। अगर हम प्रस्तावना की भाषा के स्पष्टीकरण की बात करें, अगर हम संविधान के स्पष्टीकरण की बात करें, तो हमें कहां से मिलता है दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। किसका स्पष्टीकरण पता चलता है? भारत के संविधान के बारे में स्पष्टीकरण का पता चलता है। इसके अंदर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व की भावना को बढ़ाने तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की बंधुता के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है दोस्तों? बंधुता के बारे में पता चलता है। और अगर हम व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? व्यक्तित्व विकास की बात करें और उसकी
द आधारभूत दशाओं की बात करें तो वो किसमें पता चलता है दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना के महत्व में पता चलता है। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए आप, सब भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व को समझने वाले बिंदु, ये लिख लिया दोस्तों। अब लिखना स्टार्ट करो। ये हेडिंग डाल लेना दोस्तों, अब इसी में लिखना शुरू करो। पहला पॉइंट लिखना है, यह है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के स्वरूप कार्यप्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था के साथ भावी भारत के स्वरूप को प्रकट करने वाले मूल्यों का वर्णन करती है। किसका वर्णन करती है दोस्तों, मूल्यों का वर्णन करती है। देखो, भारतीय संविधान के स्वरूप, कार्य प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ भावी भारत के स्वरूप को प्रकट करने वाले मूल्यों का वर्णन करती है। क्या कौन करती है दोस्तों, प्रस्तावना करती है। ये क्या है, प्रस्तावना का हम समझने का पहला बिंदु है दोस्तों। अब दूसरे बिंदु की बात करते हैं, न्यायपालिका न्याय निर्णय करते समय प्रस्तावना की भाषा का प्रयोग करती है। लिखो दोस्तों, ये सेकंड बिंदु। इसके बाद में हम थर्ड, फोर्थ और आगे बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। जल्दी लिखो। न्यायपालिका न्याय निर्णय करते समय प्रस्तावना के मूल्यों का प्रयोग करती है। किसका करती है दोस्तों, प्रस्तावना के मूल्यों का प्रयोग करती है। यह भारतीय, देखो पहला बिंदु क्या है, प्रस्तावना के महत्व का। यह भारतीय संविधान के स्वरूप, कार्य प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ भावी भारत के स्वरूप को प्रकट करने वाले मूल्यों का क्या करती है, वर्णन करती है। और न्यायपालिका न्याय निर्णय करते समय किनके मूल्यों का प्रयोग करती है दोस्तों, प्रस्तावना के मूल्यों का प्रयोग करती है। जल्दी से लिखो, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं।
लिख लिया दोस्तों। अब देखो आगे। तीसरा बिंदु देखो दोस्तों, संविधान संविधान के स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण करने के लिए करने के लिए प्रस्तावना की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? प्रस्तावना की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु आधारभूत दशाओं का उल्लेख करती है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और समानता शामिल है। एक तीसरा, प्रस्तावना भारत के लोगों में राष्ट्र के प्रति एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास करती है। ये पांचवा बिंदु। देखो दोस्तों, संविधान के स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम संविधान के अंदर किसी चीज को पढ़ते हैं और उसका हमें अच्छे से उसका वाक्यांश हमें पता नहीं चलता है कि ये किस स्वरूप के अंदर इसका उपयोग करना चाहिए, तो उसके बाद में हम भारतीय संविधान की क्या पढ़ते हैं दोस्तों? प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना पढ़ने के बाद में जो उसके अंदर जो आर्टिकल शामिल है, उसके अंदर वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बारे में हमें पता चलता है दोस्तों। और इसमें देखो, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु उसके आधारभूत दशाओं का उल्लेख है।
और जिसमें कौन सी है उल्लेख है दोस्तों दशाओं का? एक तो स्वतंत्रता है, न्याय और समानता है दोस्तों। प्रस्तावना में भारत के लोगों में राष्ट्र के प्रति क्या है दोस्तों? एकता है, अखंडता और राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास करती है। कौन करती है? प्रस्तावना करती है दोस्तों। जल्दी से लिखो, इसके बाद में आगे पढ़ते हैं हम दोस्तों। इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है दोस्तों, और कौन से वाद में और इसको माना गया है और कौन से वाद में नहीं माना गया है। लिख लिया दोस्तों। इसके बाद में हम अच्छे से समझते हैं कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है या नहीं है दोस्तों। जल्दी से लिखो। संविधान के स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु आधारभूत दशाओं का क्या करती है? उल्लेख करती है, जिसमें स्वतंत्रता, न्याय और समानता शामिल है। प्रस्तावना भारत के लोगों में राष्ट्र के प्रति एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास करती है दोस्तों। लिख लिया। अब देखते हैं हम आगे। अब हेडिंग डालो दोस्तों। क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान संविधान का हिस्सा है? अब देखो दोस्तों, विभिन्न वादों के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। किन के बारे में? अब देखना, देखो इन बेरूवारीवाद ये कब हुआ था दोस्तों? 1960 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1960 के अंदर हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो सकती, लेकिन वो भारतीय संविधान का क्या है? अंग नहीं है। उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्तावनाओं को भारतीय संविधान का हिस्सा मानने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। कौन से वाद में? इन बेरुआड़ी वाद में। अब देखो, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, यह वाद कब हुआ था दोस्तों? 1951 के अंदर। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था? प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना था दोस्तों। किसको नहीं माना था? प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना था। इसके बाद में देखो, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य ये कब हुआ था दोस्तों? 1965 के अंदर। कब हुआ था? 1965 में। इसमें भी क्या नहीं माना था? प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना था दोस्तों। अब देखो, गोलकनाथ बनाम
पंजाब राज्य, पंजाब राज्य। ये कब हुआ था वह दोस्तों? 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। इसमें भी प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना था दोस्तों। तो एक बार आपको क्या लिखना है कि भारत, एक बार दोस्तों इसको पूरे को अपन वापस समझते हैं। पहले इंद्रिय बेरुवारीवाद समझते हैं, उसके बाद शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ ये समझते हैं, और उसके बाद में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद समझते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद समझते हैं। दोस्तों एक बार आपको यह समझ में आ गया होगा कि इनके अंदर किसको, प्रस्तावना को क्या नहीं माना गया? संविधान का हिस्सा नहीं माना गया है दोस्तों। किसका हिस्सा नहीं माना गया है? संविधान का हिस्सा नहीं माना गया है दोस्तों। इंद्रिय बेरुवारीवाद कब हुआ था? 1960 के अंदर हुआ था। इसके अंदर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों, उसको संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही माना है, लेकिन संविधान का अंग नहीं माना है। किसने नहीं माना है? सुप्रीम कोर्ट ने माना है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है दोस्तों। इसके बाद में कौन सा वाद हुआ था दोस्तों? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद। ये कब हुआ था दोस्तों? 1951 के अंदर हुआ था। इसमें भी प्रस्तावनाओं को भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना था दोस्तों। 1965 के अंदर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद हुआ था। उसमें भी प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना था दोस्तों। और उसके बाद में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 के अंदर हुआ था दोस्तों। उसमें भी प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना था दोस्तों। तो एक बार लिख लें इनको, इसके बाद में हम आगे समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो दोस्तों, इंद्रिय बेरुवादीवाद। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा प्रस्तावना भारतीय संविधान का प्रेरणा स्रोत हो सकती है, लेकिन संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना। संविधान का हिस्सा नहीं माना। अब देखो दोस्तों, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ,
ये कब हुआ था दोस्तों? 1951 में, 1951 में। दूसरा है सज्जन सिंह, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, राजस्थान राज्य। ये कब हुआ था दोस्तों? 1965 में। और तीसरा है दोस्तों गोलकनाथ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बनाम पंजाब राज्य। ये कब हुआ था दोस्तों? 1967 में। इन तीनों में, इन तीनों में प्रस्तावना, प्रस्तावना को भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का हिस्सा, का हिस्सा, हिस्सा नहीं माना, नहीं माना। लिखो दोस्तों। देखो, इंद्री बेरुवाड़ी वाद कब हुआ था दोस्तों? 1960 में हुआ था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो सकती है, लेकिन वह संविधान का अंग नहीं है। मतलब उच्च न्यायालय ने क्या कहा? ये संविधान का हिस्सा नहीं है दोस्तों। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये कब हुआ था? 1951 के अंदर हुआ था दोस्तों। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 के अंदर, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 के अंदर। इन तीनों में भी प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना दोस्तों। जल्दी से लिखो इसको। इसके बाद में हम कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट को हिस्सा माना है वो पढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो दोस्तों। लिख लिया? इन री बेरुवाड़ी वाद कब हुआ था दोस्तों? 1960 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो सकती है, लेकिन संविधान का हिस्सा नहीं है दोस्तों। शंकरी प्रसाद बनाम राजस्थान सन 1951 के अंदर हुआ था। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के अंदर। इन तीनों में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना है दोस्तों। क्या नहीं माना है? भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों केशवानंद, केशवानंद भारती बनाम, भारती बनाम, बनाम केरल राज्य, केरल राज्यवाद। ये कब हुआ था दोस्तों? 1973 में हुआ था। कब हुआ था?
1973 में हुआ था। इस वाद में उच्चतम उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का सम्मानीय भाग है। प्रस्तावना से संविधान के उन तत्वों को समझने में आसानी होती है, जो संविधान की आधारभूत संरचना से संबंधित है। देखो दोस्तों, इसको जल्दी से। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये कब हुआ था दोस्तों? 1973 के अंदर हुआ था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या स्वीकार किया था कि दोस्तों कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का क्या है? सम्मानीय भाग है, और प्रस्तावना से संविधान के उन तत्वों का समझने में आसानी होती है जो संविधान की आधारभूत संरचना से संबंधित है। दोस्तों आप देखो इसके आगे, प्रस्तावना पर संविधान सभा में 17 अक्टूबर 1949 में बहस हुई, जिसमें सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। ये नोट डाल के लिख लेना दोस्तों। देखो जल्दी से, इसके बाद में आगे बात करते हैं दोस्तों। देख लिया दोस्तों?
क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है दोस्तों? बिल्कुल संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। संशोधन किसमें नहीं कर सकती है दोस्तों? संसद के आधारभूत संरचना को छोड़कर उसमें बाकी भारतीय संविधान के सभी भागों में क्या कर सकती है? संसद संशोधन कर सकती है दोस्तों। क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन। संशोधन अब देखो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन एक सेकंड दोस्तों, इसको सही लिख लो। संशोधन कर सकती है, किंतु ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती जो संसद की आधारभूत संरचना के विरुद्ध हो। 1942 में 42वें संविधान संशोधन, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंथ निरपेक्ष समाजवादी ये लिखो दोस्तों एक बार। देखो, प्रस्तावना में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा दोस्तों कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती जो संसद की आधारभूत संरचना के विरुद्ध हो दोस्तों। और 1942 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें पंथ निरपेक्ष समाजवादी और एक और शब्द था दोस्तों, अखंडता। क्या शब्द था? अखंडता जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? प्रस्तावना में जोड़ा गया था दोस्तों। देखो,
तो इसका मतलब प्रस्तावना में संसद क्या कर सकती है दोस्तों, संशोधन कर सकती है। किसमें, प्रस्तावना में। जल्दी से लिखो इसको। देखो दोस्तों जल्दी से। लिख लिया। आज की क्लास में दोस्तों हमारी प्रस्तावना समाप्त हो जाएगी। अगली क्लास के अंदर हम मूल अधिकारों को शुरू कर देंगे दोस्तों। मूल अधिकारों को विस्तृत तौर पर पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लिख लिया। अब पढ़ेंगे दोस्तों प्रस्तावना की आलोचना। अब प्रस्तावना को इतनी मेहनत से बनाया है दोस्तों, तो कुछ तो प्रस्तावना की आलोचना होगी ना, तो कुछ तो प्रस्तावना के बारे में लोग कहेंगे। तो वो लोगों ने क्या क्या कहा प्रस्तावना के बारे में, वो देखते हैं आलोचना, और उसके बाद में प्रस्तावना को समाप्त करते हैं दोस्तों। प्रस्तावना की आलोचना। प्रस्तावना की आलोचना। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसके अंदर न्यायालय कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है दोस्तों, इसकी वजह से इसका क्या नहीं है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। प्रस्तावना में स्पष्टीकरण का अभाव है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी जैसे शब्द विवादित है। और ये होती है हमारी प्रस्तावना समाप्त दोस्तों। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मूल अधिकार। और मूल अधिकारों को आराम से दोस्तों याद करते करते बहुत दिन लगेंगे हमारे मूल अधिकार समाप्त होने में दोस्तों, क्योंकि हम एक एक बारीकी से इनका अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। हम ऊपर से कुछ भी नहीं करने वाले हैं, मतलब इसके अंदर अपन विस्तृत तौर पे इनका चर्चा करेंगे। किनका, मूल अधिकारों को। भाई मूल अधिकार आपको प्राप्त है तो कैसे प्राप्त है, आपके अंदर मूल अधिकारों के अंदर कौन सी बाध्यताएं हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। आज की क्लास में बस इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें दोस्तों की महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। जय हिंद।